हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ रियल एनालिसिस। हमने पिछले वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज़ शुरू की थी, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी अनंत संख्या अगर जोड़ दी जाए तो एक श्रेणी बन जाती है, जिसको कि हम इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं। u1 + u2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स, जिसको शॉर्ट में हम सिग्मा un लिख देते हैं या सिग्मा un n = 1 to ∞ लिख देते हैं। तो ये अनंत श्रेणी होती है। इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn हो जाता है, जहां अनुक्रम का nवां पद हो जाएगा श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, u1 up to un। तो ये आंशिक योगफलों का अनुक्रम बनता है। और श्रेणी के सभी अनंत पदों का योग यानी सिग्मा n = 1 to ∞ ऑफ un और आंशिक योगफलों के अनुक्रम की सीमा यानी लिमिट n टेंड्स टू ∞ ऑफ Sn एक ही बात होती है। फिर हमने पढ़ा था कि ये श्रेणी कब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग कहलाती है। तो वो परिभाषा ये थी कि ये श्रेणी के सभी पदों का योग या ये वाली सीमा अगर एक अद्वितीय परिमित राशि आ जाए, अद्वितीय परिमित राशि, तो ये श्रेणी कन्वर्जेंट कहलाती है। अगर ये श्रेणी के सभी पदों का योग या अनुक्रम की सीमा अनंत आ जाए या माइनस अनंत आ जाए, दोनों में से कोई एक, तो श्रेणी डाइवर्जेंट कहलाती है। अपसारी अद्वितीय परिमित राशि आने पर कन्वर्जेंट कहलाती है। और अगर श्रेणी के सभी पदों का योग अद्वितीय ना हो, यूनिक ना हो, तो दोलनी कहलाती है। तो ये श्रेणी की हमने का कन्वर्जेंट होना, डाइवर्जेंट होना और ऑसिलेटिंग होना क्या होता है वो पिछले वीडियो में पढ़ा था और तीनों के एक एक एग्जाम्पल भी पढ़े थे। अब हम श्रेणी के बारे में कुछ और बातें पढ़ने जा रहे हैं। अनंत श्रेणी की गुणधर्म। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें पहली ये है, किसी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या में कुछ पद जोड़ने या घटाने पर अथवा उसके प्रत्येक पद को एक नियत अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर श्रेणी की प्रकृति यानी अभिसारी होना, अपसारी होना या दोलनी होना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई अनंत श्रेणी है, मान लो कि ये श्रेणी है 1 + 4 + 9 + 16 एंड सो ऑन, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस अनंत श्रेणी में से हम मान लो पहले 3 पद हटा देते हैं और श्रेणी को यहाँ से शुरू करें, 16 + 25 + 36 + अन्य, तो ये श्रेणी की जो नेचर थी वही इसकी होगी। यानी अगर ये श्रेणी कन्वर्जेंट थी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये श्रेणी डाइवर्जेंट थी तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये ऑसिलेटिंग थी तो ये ऑसिलेटिंग होगी। एक्चुअली ये श्रेणी डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। या किसी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या में कुछ नए पद जोड़ दिए जाएं, जैसे कि ये श्रेणी है और इसमें मान लो मैं पहले 4 पद और जोड़ देता हूँ, 10 + 20 + 30 + 40, 4 पद एक्स्ट्रा जोड़ दिए और उसके बाद ये सारे पद यानी +1 + 4 + 9 + 16 एंड सो ऑन। तो इसमें मैंने 4 नए पद मिला दिए। कितने पद मिलाए? 4। वो संख्या है परिमित। तो अगर ये डाइवर्जेंट थी तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो किसी अनंत श्रेणी में जितने पद हैं उनमें से कुछ पद हटा दिए जाएं, हटाए जाने वाले पदों की संख्या परिमित हो, या कुछ नए पद जोड़ दिए जाएं, जोड़े जाने वाले पदों की संख्या परिमित हो, तो उस श्रेणी की नेचर नहीं बदलती है। यानी अगर वो कन्वर्जेंट थी तो ऐसा करने से वो कन्वर्जेंट ही बनी रहेगी, डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही बनी रहेगी, ऑसिलेटिंग थी तो ऑसिलेटिंग ही बनी रहेगी। या किसी श्रेणी के सभी पदों को एक अशून्य संख्या से गुणा कर दें, जैसे ये श्रेणी है और सबको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 3 + 12 + 27 + 48 एंड सो ऑन। तो ये श्रेणी जैसी है वैसी ही ये भी होगी। एक्चुअली ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। या श्रेणी के सभी पदों में एक ही अशून्य संख्या का भाग दे दें, जैसे मान लो इन सब में मैं 5 का भाग दे देता हूँ, तो इन सारे पदों में 5 का भाग देने पर श्रेणी बन जाएगी 1/5 + 4/5 + 9/5 + 16/5 एंड सो ऑन। तो वो श्रेणी जैसी थी ये भी वैसी ही रहेगी। ये एक्चुअली डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये श्रेणियों का पहला गुणधर्म है
कि किसी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या में कुछ पद नए जोड़ दिए जाएं या परिमित संख्या में कुछ पद हटा दिए जाएं या सभी पदों को एक अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए या सभी पदों में एक अशून्य संख्या का भाग दे दिया जाए। इन परिवर्तनों को करने पर वो श्रेणी तो बदल जाएगी, उसका योग बदल जाएगा, उसकी लिमिट, उसके आंशिक योगफलों के अनुक्रम की लिमिट बदल जाएगी, लेकिन उस श्रेणी की प्रकृति नहीं बदलेगी, नेचर नहीं बदलेगी। नेचर का मतलब अगर वो अभिसारी थी तो अभिसारी ही रहेगी ऐसा करने से, अपसारी थी तो अपसारी रहेगी, दोलनी थी तो दोलनी रहेगी। तो ये श्रेणी का एक गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म यह है कि किसी अनंत श्रेणी सिग्मा UN का प्रत्येक पद एक नियत धनात्मक संख्या से बड़ा हो तो फिर वो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। एक थ्योरम है जिसका यहाँ स्टेटमेंट लिखा है। यानी अगर सिग्मा UN ऐसी श्रेणी है कि उसके सभी पद किसी a से बड़े हैं, UN इज ग्रेटर देन a फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी श्रेणी के सभी पद किसी a से बड़े हैं और a क्या है, कोई नियत धनात्मक संख्या, एक फिक्स पॉजिटिव नंबर, तो फिर वो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। जैसे इसी श्रेणी को ले लें, इस श्रेणी के सभी पद किससे बड़े हैं, हम देख रहे हैं कि पहला पद 1 है और उसके बाद पद और बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पद 1/2 से बड़े हैं। पहला पद भी 1/2 से बड़ा है, दूसरा भी 1/2 से बड़ा है, तीसरा भी 1/2 से बड़ा है, चौथा भी 1/2 से बड़ा है, तो सारे पद 1/2 से बड़े हैं। यानी इस श्रेणी के बारे में कह सकते हैं कि हेयर ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, तो ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। तो ये श्रेणियों का एक गुणधर्म है कि अगर उसके सारे ही पद किसी अचर धनात्मक संख्या से बड़े हों तो वो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। तो इसको हम एक परीक्षण के तौर पर भी काम में लेंगे, इस पॉइंट को। इसके बाद हम तीसरे गुणधर्म पर आएँ। तो तीसरा जो गुणधर्म है वो इस प्रकार है कि यदि किसी अनंत श्रेणी सिग्मा UN के लिए एक श्रेणी है, उसके nवें पद पर n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट लगा दें और वो अशून्य प्राप्त हो जाए, यानी nवें पद की सीमा अगर अशून्य प्राप्त हो जाती है तो श्रेणी अभिसारी नहीं होती। एक्चुअली थ्योरम ये इस प्रकार है कि जब कोई श्रेणी अभिसारी होती है तो उसके nवें पद की सीमा 0 होती है। अभिसारी हो तो सीमा 0 होती है। इसी का कंट्रापोजिशन, इसी की प्रतिस्थिति से ये निष्कर्ष निकाला है कि इसका मतलब अगर सीमा 0 ना हो तो वो अभिसारी नहीं होगी। इसी को नेगेटिव, मतलब इस वाले स्टेटमेंट को इधर और इस वाले स्टेटमेंट को इधर ला के दोनों तरफ नेगेटिव लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। दोबारा बोलूँ, इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट देन द लिमिट इज 0, सो इफ लिमिट इज नॉट 0 देन द सीरीज विल नॉट बी कन्वर्जेंट। इसको हम मूल जो ये थ्योरम है वो तो ये है, अभिसारी श्रेणी है तो उसके nवें पदों की सीमा 0 होगी, लेकिन इसका जो उपयोग हम करेंगे श्रेणी के परीक्षणों में वो इस वाले रूप को करेंगे कि अगर श्रेणी के nवें पदों की सीमा 0 नहीं है तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट तो कम से कम नहीं होगी। इसको हम नाम देने के लिए हमने इसको नाम दे दिया नेगेटिव टेस्ट, NT। इस परीक्षण को हम नेगेटिव टेस्ट करेंगे क्योंकि इससे नेगेटिव रिजल्ट ही निकलता है, मतलब कन्वर्जेंट नहीं वाला रिजल्ट निकलता है, तो इसको नेगेटिव टेस्ट नाम दे देंगे। इसमें अभिसारी नहीं होगी ये पता चलेगा, लिमिट अशून्य आ जाए तो अभिसारी नहीं होगी ये पता चल जाएगा। तो अभिसारी नहीं होगी तो क्या होगी, तो फिर या तो अपसारी होगी या फिर दोलनी होगी। अभिसारी नहीं होती यानी अपसारी या दोलनी होती है। जैसे ये सीरीज है और इसका nवां पद होगा n², पहला 1 का स्क्वायर, दूसरा 2 का स्क्वायर, तीन, तो nवां पद इसका n² हो जाएगा। अगर इस पर लिमिट लगाएं सीधे, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ UN की वैल्यू n², तो n की जगह डायरेक्टली इन्फिनिटी रख दो तो अनंत का स्क्वायर भी अनंत ही होता है, तो सीमा इसकी अनंत आती है यानी कि अशून्य आ जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये इस रूप में हम इसको यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम श्रेणी के nवें पद की सीमा ज्ञात करने लगें और वो 0 आ जाए तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नहीं आए तो ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसको हम नेगेटिव टेस्ट भी कहेंगे। यहाँ पर मैंने इसको श्रेणी का एक गुणधर्म के तौर पर व्यक्त किया है।
अब अगर श्रेणी अभिसारी नहीं है तो क्या होगी, दोलनी होगी या अपसारी होगी। यानी जो श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं होती तो फिर वो या तो ऑसिलेटिंग होती है या डाइवर्जेंट होती है। यदि अगला गुणधर्म, यदि un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, यानी श्रेणी के सभी पद धनात्मक हैं, तो हम उस श्रेणी को धन पदों की अनंत श्रेणी कहते हैं। धन पदों की, एक्चुअली इस चैप्टर में हमें जो श्रेणियाँ होंगी वो दो तरह की होंगी सामान्यतः, धन पदों की श्रेणी और एकांतर श्रेणी। तो धन पदों की श्रेणी कैसे कहते हैं और एकांतर श्रेणी कैसे कहते हैं? अगर श्रेणी के सारे पद धनात्मक हैं तो वो धन पदों की श्रेणी कहलाती है। अब धन पदों की जो श्रेणी होती है वो या तो कन्वर्जेंट होती है नहीं तो डाइवर्जेंट होती है, यानी वो ऑसिलेटिंग नहीं होती धन पदों की श्रेणी। तो अगर हमें नेगेटिव टेस्ट से निष्कर्ष निकले कि श्रेणी अभिसारी नहीं है तो फिर, और ये हमें पता हो कि वो धन पदों की श्रेणी है, तो हम सीधा कह देंगे कि फिर वो डाइवर्जेंट होगी। एकांतर श्रेणी क्या होती है? तो ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक हों। यदि अनंत श्रेणी के पद एकांतर क्रम में धनात्मक तथा ऋणात्मक हों, यानी एक पद धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा धनात्मक, चौथा ऋणात्मक, एंड सो ऑन। जैसे अगर श्रेणी में ये ले लूँ 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन, तो ये एकांतर श्रेणी है। पहला पद पॉजिटिव है, दूसरा पद -2 है जो कि नेगेटिव है, तीसरा पद पॉजिटिव है, चौथा नेगेटिव है, पांचवा पद पॉजिटिव है, छठा नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे अगर श्रेणी के पद आते हैं तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज या एकांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कोई से भी दो क्रमागत पद विपरीत चिन्ह के होंगे, जैसे कि पाँचवा और छठा पद विपरीत चिन्ह के, पाँचवा पॉजिटिव है तो छठा नेगेटिव है। 11वां और 12वां पद विपरीत चिन्ह के होंगे, उनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तो ऐसी श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। तो उसकी डेफिनेशन या उसकी विशेषता हम ये लिख सकते हैं कि अगर एकांतर श्रेणी है तो क्या होगा, nवां पद और n+1वां पद, ये दो क्रमागत पद हैं कोई से भी, ये nवां कोई सा भी पद है और ये उसका अगला पद है n+1वां। जैसे n = 6 हो तो ये छठा पद है, ये 7वां हो जाएगा। तो दो क्रमागत पदों का गुणनफल नेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि गुणनफल नेगेटिव कब आता है, जब उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो दो क्रमागत पद विपरीत चिन्ह के होंगे, यानी दो क्रमागत पदों का गुणनफल नेगेटिव आएगा। तो ऐसी श्रेणी एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी या तो कन्वर्जेंट होती है और नहीं तो दोलनीय होती है, यानी वो डाइवर्जेंट नहीं होती। एक बार फिर सुने इन दोनों बातों को। श्रेणी के दो प्रकार हो गए, सभी पद धनात्मक तो वो धन पदों की श्रेणी, और पद एकांतर क्रम में धनात्मक ऋणात्मक तो उसे हम कहते हैं एकांतर श्रेणी। धन पदों की श्रेणी या तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, यानी दोलनी नहीं होती। इसी प्रकार एकांतर श्रेणी या तो कन्वर्जेंट होती है या दोलनी होती है, वो डाइवर्जेंट नहीं होती। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि वो श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर क्या है, तो अगर हमें ये भी पता हो कि वो धन पदों की है तो कन्वर्जेंट नहीं होने पर वो सीधे सीधे डाइवर्जेंट होगी। और अगर हमें ये पता हो कि वो एकांतर श्रेणी है तो कन्वर्जेंट नहीं होने पर वो दोलनी होगी। तो ये कुछ बातें श्रेणी के बारे में और थी जो यहाँ डिस्कस की हैं। इसके बाद हम ले रहे हैं श्रेणियों के कन्वर्जेंस चेक करने के लिए विभिन्न परीक्षण। बहुत सारे परीक्षण हैं जिनके आधार पर दी गई श्रेणी का हम ये पता लगाते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटिंग है। तो आज हम कुछ परीक्षणों की चर्चा करेंगे और बाकी के परीक्षणों को अगले वीडियो में लेंगे। तो टेस्ट्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धन पदों वाली अनंत श्रेणियों के अभिसरण के परीक्षण। अभी हमने ऊपर देखा था कि श्रेणी इस आधार पर दो प्रकार की हो गई, धन पदों की श्रेणी और एकांतर श्रेणी। अब हम इसको अलग अलग विभाजित करके पढ़ेंगे, यानी शुरू में हम केवल धन पदों की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धन पदों की श्रेणी। फिर एकांतर श्रेणी के बारे में लास्ट में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो हम कॉमनली लेके चल रहे थे और यहाँ पर हमने विभाजन कर दिया कि धन पदों की श्रेणी और एकांतर श्रेणी। अब हम आगे कुछ दिन तक, कुछ वीडियोस तक ओनली धन पदों की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंत में, इस चैप्टर के अंत में, एकांतर श्रेणी को अलग से लेंगे। तो धन पदों की श्रेणी पर कॉन्सेंट्रेट करें। तो धन पदों की श्रेणी के कन्वर्जेंस की जांच के लिए बहुत सारे परीक्षण हैं, टेस्ट हैं। वो टेस्ट लगा के
ये पता लग जाता है कि श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि धन पदों की श्रेणी जब हम ले रहे हैं तो वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, वो ऑसिलेटिंग नहीं होगी। इन टेस्टों को अगर मैं सीधे नाम से बोलूँ फ़िलहाल, तो जैसे नेगेटिव टेस्ट है, एक और टेस्ट है ये जिसका कोई नाम नहीं दिया है, नंबर 2। इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट है, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टेस्ट है, हाइपर हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट है। उसके बाद डीएलएमबर्ट टेस्ट है, रोबे टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, डिमॉर्गन एंड बर्ट्रांडस टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, कॉशी रूट टेस्ट है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, और भी एक आध रह गए होंगे जिनका मुझे अभी नाम याद नहीं आया। तो विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं। तो पहले हम उनमें से कुछ 4-5 परीक्षणों के स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उन परीक्षणों को समझें कि उनको कैसे उपयोग करते हैं और फिर उन पर आधारित क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला नेगेटिव टेस्ट या ऋणात्मक परीक्षण, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। तो धनपदों की जब श्रेणी होगी तो नेगेटिव टेस्ट का स्टेटमेंट ये हो जाएगा, यदि सिग्मा UN धनपदों की अनंत श्रेणी है तो उसके nवें पद पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दें, और अगर ये लिमिट की वैल्यू a0 आ जाए तो हमें सीधे सीधे ये निष्कर्ष निकल जाएगा कि ये श्रेणी डाइवर्जेंट है। एक्चुअली निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट ही होगी, क्योंकि ये धनपदों की है, दोलनी तो होती नहीं है। तो ये परीक्षण जब भी लगता है बहुत आसानी से लग जाता है। ये ऐसे ही सब सवालों में काम करेगा जिसमें nवां पद ऐसा हो कि उस पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर a0 आ जाए, और वो हम श्रेणी का nवां पद देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पर लिमिट लगाने पर 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सामान्यतः n के पावर्स वाले पद, जैसे nवां पद इस प्रकार का हो कि अंश बटे हर हो, और अंश और हर n का बहुपदीय फलन हो, जैसे n² प्लस n प्लस 1 अपॉन 6 n³ प्लस 3n² माइनस 2, इस तरह का हो nवां पद, जिसमें ऊपर भी n का एक बहुपद है और नीचे भी n का बहुपद है। तो ऐसे केस में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब नीचे ज़्यादा घात का बहुपद है तो इसकी लिमिट 0 ही आएगी, ऊपर ज़्यादा घात है तो लिमिट अनंत आएगी, और ऊपर नीचे अधिकतम घात समान है तो फिर लिमिट कोई परिमित राशि आ सकती है। तो सामान्यतः ऐसे केसेस में हम, जब हमें ये दिख जाता है या ये लग जाता है कि nवें पद की लिमिट 0 नहीं आएगी, तो इस परीक्षण का उपयोग करते हैं। अगर nवें पद की लिमिट 0 आए तो इसका कोई उपयोग नहीं है। यानी निष्कर्ष केवल इतना है कि अगर लिमिट a0 आई तो निष्कर्ष ये निकल जाएगा कि सिग्मा UN डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर लिमिट 0 आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लिमिट 0 आ जाने से ये नहीं निष्कर्ष निकलेगा कि वो कन्वर्जेंट है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। इफ लिमिट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड इफ लिमिट इज 0 देन द सीरीज में बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कुछ भी हो सकती है, तब उससे पता नहीं लगेगा। इसलिए इसको हम लगाते ही तब है जब लिमिट a0 आनी हो। ये एक परीक्षण है जिसका हमने अभी ऊपर भी चर्चा कर ली थी एक गुणधर्म के रूप में, और जो नंबर 2 हम यहाँ लिख रहे हैं वो भी, उसकी भी हमने ऊपर अभी चर्चा कर ली है कि अगर श्रेणी के सभी पद किसी धनात्मक संख्या से बड़े हों तो वो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है, जहाँ एक कोई नियत धनात्मक संख्या है। तो ये 2 को हम परीक्षण के तौर पे भी कह रहे हैं, और ये हमने ऊपर गुणधर्म के तौर पर भी पढ़े हैं। तो ये 2 भी परीक्षण हैं। इसके बाद तीसरा परीक्षण हम लें कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण। कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण, या शॉर्ट में हम इसको CT कह सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। इसमें 2 श्रेणियों की तुलना की जाती है कि एक श्रेणी का परिणाम पता हो तो उसकी सहायता से दूसरी श्रेणी का परिणाम पता लग जाए। सिग्मा UN और सिग्मा VN आर 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ये 2 धनपदों की श्रेणियां हैं। तो दोनों धनपदों की श्रेणियां हैं और k कोई फिक्स पॉजिटिव नंबर है। अब 2 श्रेणियां हैं हमारे पास। यदि पहला पॉइंट, यदि हमें यह पता हो कि सिग्मा VN तो अभिसारी है और VN के k गुने से UN कम या बराबर है, या VN से कम या बराबर है k इंटू UN, यानी UN वाली श्रेणी के nवें पद VN वाली श्रेणी के nवें पदों से कम या बराबर है, या उनके k गुना से कम या बराबर है, ये स्थिति है, तो फिर सिग्मा UN भी
कन्वर्जेंट होगी। यानी बड़ी श्रेणी जिसके पद बड़े हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों श्रेणियों की करस्पॉन्डिंग पदों की तुलना कर रहे हैं। जैसे सिग्मा वी एन वाली श्रेणी का nवां पद और सिग्मा यू एन वाली श्रेणी का nवां पद, तो वी एन वाले का पद बड़ा या बराबर है यू एन वाले से, यहाँ भी और यहाँ भी। गुणांक हो सकता है तो वो किधर भी हो सकता है, अशून्य गुणांक वी एन के साथ भी हो सकता है, यू एन के साथ भी हो सकता है। याद रखने के लिए, समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस केस में सिग्मा वी एन बड़ी श्रेणी है और सिग्मा यू एन छोटी श्रेणी है, क्योंकि सिग्मा वी एन वाली श्रेणी के पद बड़े या बराबर है यू एन वाली श्रेणी के से। तो अगर बड़ी श्रेणी यानी कि सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट हो तो छोटी भी कन्वर्जेंट होती है, तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होती है। और सेकंड पॉइंट यह है कि सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट हो और सिग्मा वी एन छोटी श्रेणी हो, यानी कि यू एन के पद बड़े या बराबर हैं वी एन के पदों से या उनके के गुणा से, तो इस रूप में हम शॉर्ट में या याद रखने के लिए यू एन को बड़ी श्रेणी कह सकते हैं, क्योंकि यू एन के पद बड़े या बराबर हैं। तो सिग्मा वी एन जो कि छोटी श्रेणी है, अगर वो पता है कि डाइवर्जेंट है, अन्य किसी तरीके से पता होगा कि वो डाइवर्जेंट है, तो जब छोटी श्रेणी डाइवर्जेंट होगी तो फिर बड़ी श्रेणी यानी कि सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। ये जो तुलना परीक्षण के स्टेटमेंट लिखे हैं, इनको यहाँ शॉर्ट में छोटी और बड़ी श्रेणी, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन शब्दों में अलग से भी लिख लें। अर्थात बड़ी श्रेणी के कन्वर्जेंट होने पर छोटी श्रेणी कन्वर्जेंट होती है और छोटी श्रेणी के डाइवर्जेंट होने पर बड़ी श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। यानी दो श्रेणियाँ हमें दे रखी हैं। पहले तो हम ये देख लें कि उनके पदों में, संगत पदों में क्या रिलेशन है, कौन सी श्रेणी के पद दूसरी श्रेणी के पदों से बड़े या बराबर हैं या छोटे या बराबर हैं। तो एक छोटी श्रेणी हो गई, एक बड़ी श्रेणी हो गई। अब निष्कर्ष केवल इन दो परिस्थितियों में निकलेंगे कि बड़ी श्रेणी अगर कन्वर्जेंट है तो फिर छोटी भी कन्वर्जेंट होती है, या फिर छोटी डाइवर्जेंट है तो फिर बड़ी भी डाइवर्जेंट होती है। बाकी के दो केसेस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे अगर हम कहें कि बड़ी श्रेणी के बारे में हमें ये पता होता कि बड़ी जो है वो डाइवर्जेंट है, तो छोटी के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। या छोटी श्रेणी के बारे में हमें ये पता हो कि वो कन्वर्जेंट है, तो फिर बड़ी श्रेणी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, वो कैसी भी हो सकती है। तो ये दो केस और हो सकते थे, लेकिन इन दो केसेस में कोई निष्कर्ष तय नहीं है। तो निष्कर्ष जहाँ तय है वो ये दो हैं। फिर छोटी और बड़ी जो हम कह रहे हैं वो केवल याद रखने के लिए मोटे तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि के जो गुणांक है उसका भी रोल है। अगर यू एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू के इंटू वी एन, चाहे के गुणांक इधर हो चाहे के गुणांक इधर हो, या ऐसा हो के इंटू यू एन इज लेस देन और इक्वल टू वी एन, इन दोनों ही परिस्थितियों में हम वी एन को बड़ी श्रेणी कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी साइड में है। तो इस तरह से इस टेस्ट में, इस परीक्षण में एक श्रेणी के बारे में हमें अन्य किसी तरीके से पता हो कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसकी सहायता से उसकी तुलना में दूसरी श्रेणी के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अगर ये स्थितियां हों तो ये तुलना परीक्षण होता है। जैसे अगर हम कहें कि हम जानते हैं कि 1/n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/n स्क्वायर, तो ये दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है सिग्मा 1/n और एक श्रेणी है सिग्मा 1/n स्क्वायर। ये दो श्रेणियां, ये इस श्रेणी का nवां पद है और ये इस श्रेणी का nवां पद है, और इनमें ये रिलेशन होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये बड़ी श्रेणी है और ये छोटी श्रेणी है, क्योंकि इसके पद छोटे हैं, छोटे या बराबर हैं। अब अगर हमें ये पता होता कि ये कन्वर्जेंट है, तो फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फिर ये भी कन्वर्जेंट होगी। हालांकि एक्चुअल स्थिति यह है कि ये कन्वर्जेंट होती नहीं है, डाइवर्जेंट होती है। तो ये तुलना का मतलब है। तुलना परीक्षण के बाद जो अगला परीक्षण है वो है कि दी गई श्रेणी या दी गई सीरीज अगर गुणोत्तर श्रेणी हो तो केवल उसके सार्वनुपात को देख के उसके कन्वर्जेंस का पता लग जाता है। गुणोत्तर श्रेणी को सब जानते हैं, एक बार फिर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ए कोई भी पद, फिर उसका आर गुना ए आर, फिर इसका आर गुना ए आर स्क्वायर, फिर इसका आर गुना ए आर क्यूब। तो श्रेणी के पद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, एनवां पद हो जाएगा ए आर की पावर n-1। ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, जिसको समेशन फॉर्म में लिख देंगे सिग्मा और nवां पद लिख देंगे ए आर की पावर n-1। तो ये तो सब जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी ऐसी होती है। यहाँ पर ए इसकी फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कहलाता है
और r इसका सार्वनुपात या कॉमन रेशियो कहलाता है। तो अगर हम ये पहचान लें कि दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी की क्या परिभाषा होती है? क्रमागत पदों का अनुपात पूरी श्रेणी में अचर रहता है। जैसे तीसरा पद बटे दूसरा पद या चौथा पद बटे तीसरा पद तो r आएगा, तीसरा बटे दूसरा तो r आएगा, दूसरा बटे पहला तो r आएगा। तो क्रमागत पदों का अनुपात पूरी श्रेणी में एक ही रहता है और उस अनुपात को हम सार्वनुपात कहते हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है और इसका सार्वनुपात r है, तो इसका कन्वर्जेंस का डिसीजन ओनली इस r पर आधारित होता है। अगर r का मान -1 और +1 के बीच में हो, और वो तभी होगा जब मॉड r, अगर मॉड रूप में देखें तो मॉड r 1 से कम हो, यानी r का संख्यात्मक मान 1 से कम हो, प्लस या माइनस हो सकता है। तो जब r की रेंज -1 और +1 के बीच में हो तो श्रेणी कन्वर्जेंट होती है। यानी ऐसी हर गुणोत्तर श्रेणी जिसका सार्वनुपात -1 और +1 के बीच में हो वो श्रेणी कन्वर्जेंट होती है। अगर सार्वनुपात r का मान 1 या 1 से ज़्यादा हो तो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। बाकी के केसेस में जब r -1 हो तो श्रेणी दोलनी होती है और वो दोलन परिमित रूप से होते हैं। जैसे -1 और +1 के बीच दोलन हो या -5 और +5 के बीच दोलन हो। और जब r सार्वनुपात जो है वो -1 से भी छोटा हो, जैसे -2 हो, -5 हो, -10 हो, तो फिर श्रेणी दोलनी होती है और अपरिमित दोलनी होती है। ये गुणोत्तर श्रेणी के निष्कर्ष हैं जो कि r पर डिपेंड करते हैं, सार्वनुपात की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये श्रेणी जो थी यहाँ नहीं है, ये है 1 + 4 + 8 + 16 प्लस, हर पद से अगला पद दोगुना हो जाता है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी और इसका सार्वनुपात r बराबर 2 है, 2 है जो कि 1 से बड़ा होता है, इसलिए ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। अगर हम सार्वनुपात -2 ले लें तो, और पहला पद मान लो मैं 10 ले लेता हूँ, तो दूसरा क्या आएगा? इसको सार्वनुपात से गुणा करें तो दूसरा पद -20 आएगा। तीसरा क्या आएगा? इसको सार्वनुपात से गुणा करें तो तीसरा 40 आएगा। फिर अगला क्या आएगा? -80। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसका सार्वनुपात -2 है। ये श्रेणी अपरिमित रूप से दोलनी होगी, यानी -∞ टू +∞ दोलन करेगी, क्योंकि यहाँ पर सार्वनुपात -2 है जो कि -1 से छोटा है। अगर r बराबर एग्जैक्टली -1 हो, सार्वनुपात -1 हो, जैसे मान लो पहला पद 5 है तो दूसरा पद -5 आ जाएगा। सार्वनुपात -1 से गुणा करने पर तीसरा -5 को -1 से गुणा करने पर +5 आ जाएगा, फिर -5 आ जाएगा। ये श्रेणी भी दोलनी है, ये परिमित रूप से दोलनी है, ये -5 और +5 के बीच दोलन करती है या जो भी। तो इस तरह से अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो केवल r से ही श्रेणी का परिणाम तय हो जाएगा। इस बात को इस रियल लाइन पर भी दिखाया गया है। -∞ से +∞ संख्या रेखा, इस पर r मान ग्रहण कर रहा है। अगर r की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ है तो श्रेणी कन्वर्जेंट होगी। r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी कुछ है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। r की वैल्यू एग्जैक्टली -1 या -1 से छोटी हो तो ऑसिलेटिंग होगी। एक श्रेणी अभी और ले रहे हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। प्राकृतिक संख्याओं की अचर पावर्स के व्युत्क्रम, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p, ये श्रेणी जहाँ p कोई एक कांस्टेंट है, फिक्स है। अगर हम इसके विभिन्न पद देखें तो n का मान 1 2 3 4 5 रखते जाएं, n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा 1/1 की पावर p, n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2 की पावर p, फिर 3 की पावर। तो ये जो श्रेणी है ये कहलाती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। इसमें ऊपर तो सब में 1 ही होगा, नीचे प्राकृतिक संख्या होंगी 1 2 3 4 5 और उन सब पर एक फिक्स पावर होगी p। तो ये श्रेणी, पहली बात तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, ये पहचान होनी चाहिए। और जब ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है तो इसका डिसीजन, इसका परिणाम कि ये कन्वर्जेंट होगी क्या डाइवर्जेंट होगी, ये सिर्फ इस p के मान पर डिपेंड करेगा। अगर p 1 से बड़ा है तो ये श्रेणी कन्वर्जेंट होती है, और अगर p 1 से कम या बराबर है तो श्रेणी डाइवर्जेंट होती है। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी याद रखें। जैसे अगर मैं कहूँ कि श्रेणी है 1/1 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3 एंड सो ऑन। इसमें सब में पावर फिक्स है 3 और प्राकृतिक संख्याएं हैं।
तो यहाँ p का मान 3 है जो कि 1 से बड़ा होता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट है। या ये 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 एंड सो ऑन, ये श्रेणी है। अंडर रूट मतलब 1/2 पावर हो जाएगी, 1/1 की पावर 1/2 प्लस 1/2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 की पावर 1/2 एंड सो ऑन। तो ये जो श्रेणी है इसमें p की जगह 1/2 है, यानी p बराबर 1/2, जो कि 1 से कम होता है, अतः ये श्रेणी डाइवर्जेंट होगी। तो जब हम ये पहचान लें कि ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है तो केवल p के मानों से ही सीधे सीधे निष्कर्ष निकल जाता है। ये जितना भी हमने टेस्ट आज पढ़े हैं ये सब अपने आप में थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ्स हैं, लेकिन क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है हम इसलिए इनके प्रूफ्स पर नहीं जा रहे हैं, सीधे हम इनके परिणाम याद रखें और परिणाम याद रख के सवालों में इनका उपयोग करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।